हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में डिस्कस किया था। यह क्लास 10 का सीबीएसई का चैप्टर है और हम इसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जितना हो सके हमारे लेक्चर को शेयर करते रहिए ताकि हम और लोगों से भी कनेक्ट हो सके। चलिए हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था और आज ये हमारा नया सेक्शन है। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये हमारा टॉपिक नया चल रहा था कि क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी मेरे पिछले वीडियोस को आप देख सकते हैं, उसमें आपका मेटल एंड नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, बहुत इजी गोइंग वे में, ताकि आपको मेरी बातें समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है जब मेटल्स को रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो सिंपली क्या देते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप इक्वेशन के थ्रू देख सकते हैं कि मेटल जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ तो क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट एंड इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। बट क्या ऐसा सभी मेटल्स के साथ होता है? क्या सारे मेटल्स ऐसा करते हैं? अब इसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जरूरी नहीं कि सारे मेटल्स इस क्राइटेरिया को फॉलो करें। जरूरी नहीं कि वो जितने भी मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करें और का सॉल्ट ही प्रोड्यूस करें एंड उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करें। जरूरी नहीं है। जरूरी है कि हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन गैस ना रिलीज करके वाटर रिलीज कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में बात करूँ तो एनसीईआरटी क्या सबसे पहले तो आपका स्टार्ट ही कर देता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि भाई एक्सपेरिमेंट आप करिए, उसके बाद एक उस चीज को समझिए। ठीक है, तो हम आगे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इक्वेशन हमने देखा कि मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है। अगर इनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो क्या कंडीशन बनता है? ठीक है, तो इन्हीं के बारे में देखेंगे। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। याद रखिएगा, जब HNO3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर इसके साथ मेटल्स को रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि ये ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड HNO3 जिसको बोलते हैं। इसको अगर हाइड्रोजन गैस से मैंने सॉरी इसको मैंने एसिड से रिएक्ट करा दिया तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। बट इन सर्टेन केस यहाँ पर क्या आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आप ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि HNO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे कि कौन से मेटल्स नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं? मोस्टली जितने भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड से वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेंगे। ये बात आप समझ गए। मैंने क्या बोला कि इन सर्टेन केसेस, कौन सा ऐसा केस है? कुछ मेटल्स जैसे कि मैग्नीज हो गए, मैग्नीशियम हो गए, ये दो ऐसे मेटल्स हैं, इनको अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराएं तो ये हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व करेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ज्यादातर मोस्टली जितने भी मेटल्स हैं उनके साथ ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और H2 प्रोड्यूस सॉरी ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडाइज करके H2 में प्रोड्यूस करके ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, वाटर रिलीज कर देगा। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर आपको बताया गया है कि इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रिलीज कर देंगे, जैसे N2O, NO या NO2। ठीक है, तो यहाँ पर आप बात समझ गए होंगे कि एक ऐसा एसिड है इसका नाम HNO3 है, या आप ये नाइट्रिक एसिड बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होते हैं। बट इन एक्सेप्शन इसका है कि मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ अगर इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप वीडियोस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके हमारे लेक्चर को शेयर करें, हमारे चैनल को शेयर करें ताकि हम और लोगों से भी कनेक्ट हो सके। ठीक है दोस्तों, आई होप
मेरा लेक्चर ये आपको पसंद आया होगा। एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ पर हमने देखा कि जो रेट ऑफ बबल्स होता है, हाइड्रोजन गैस का जो कहते हैं बबल्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो मैग्नीशियम में फास्टेस्ट होता है। द रिएक्शन वाज ऑलमोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस, और एक्सोथर्मिक ही होता है। एंड जो रिएक्टिविटी सीरीज जैसे जैसे डिक्रीज होती है, अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिएक्टिविटी उनकी डिक्रीज होती है जैसे जैसे उनका क्या है, रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज में उनका रिएक्शन, उनका रिएक्टिव नेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और कॉपर क्या है, कॉपर के साथ तो कोई भी बबल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, नहीं दिखाई देता है। टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज, एंड दिस shows that the copper does not react with dilute HCl। और ये भी पता है कि डाइल्यूट HCl के साथ कॉपर रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एक्वारेजिया क्या है, ये टॉपिक आपसे पूछ लेता है। एक नंबर के क्वेश्चन है, एक्वारेजिया क्या है। एक्वारेजिया क्या है कि कॉम्बिनेशन है, ये किसका है कॉम्बिनेशन, HCl एंड HNO3 का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि HCl ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl याद रखिएगा कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है डाइल्यूट, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जिसको कॉन्सेंट्रेटेड NO3 आप बोल सकते हो। तो ये किस रेशियो में है, ये 3:1 के रेशियो में। तो ये इनका मिक्सचर है, और इसी को क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया, या लैटिन वर्ड में इसको रॉयल वाटर भी बोला जाता है। एंड इट कैन डिसॉल्व गोल्ड, और ये गोल्ड को भी डिसॉल्व कर देता है। यही एक ऐसा केस है जिसमें गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है, इवन दो नाइदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन। और कोई भी एसिड अकेले इसको नहीं कर सकता है। एक्वारेजिया इज हाईली कोरोसिव, बहुत ही कोरोसिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। गोल्ड एंड प्लैटिनम को ये क्या कर देता है, अपने में डिसॉल्व कर लेता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप गांव में आए गोल्ड स्मिथ जो सुनार होते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, तो कहते हैं ना कि गोल्ड थोड़ा सा डल हो जाए, अगर उनको चोरी करना है तो यही एक सबसे बेहतरीन तरीका है जिसके थ्रू वो आपके गोल्ड को क्या कर सकते हैं। तो इसमें से कुछ लेयर टाइप में छोट हल्का सा वो रिमूव कर सकते हैं, और वो बता देंगे कि हमने क्या किया, हमने आपके गोल्ड को साफ किया। ठीक है, अब ये और शाइन करेगा, और मतलब जो पहले आपका गोल्ड थोड़ा डल था, अब वो ब्राइट हो जाएगा, ब्राइटनेस आ जाएगी उसमें। बट ऐसा होता नहीं है, ये ब्राइटनेस नहीं है, ये चोरी का तरीका है दोस्तों। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही कि ये ज्यादातर फ्रॉडगिरी होता रहता है इस फील्ड में। And next, how do metals react with solutions of other metal salt, और अदर मेटल सॉल्ट के साथ इनका रिएक्शन जो होता है मेटल्स का, वो कैसे होता है, उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो एनसीईआरटी भाई साहब तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको एक्टिविटी ही कराते हैं। ठीक है, तो अब कहाँ कहाँ एक्टिविटी और कितना कितना एक्टिविटी इंसान करे। ठीक है, इसको तो ये बात आप देख सकते हो, यहाँ पर जो एक्टिविटी है आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया भी गया है कि मतलब एक का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसमें आयरन नील डाल दिया गया है। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब है, यहाँ कॉर्क लगा दिया गया, थ्रेड है, और यहाँ पर दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब पे क्या है, तो वायर है और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाता है आयरन नील का, वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस वेट, ये नियम है। ये और सोसाइटी में भी नियम है कि ज्यादा मोर रिएक्टिव, ज्यादा ताकतवर इंसान क्या करता है, कमजोरों को दबा देता है। ठीक है, या कमजोर लोगों को रिमूव कर देता है। ठीक है, ये नियम है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स या मेटल्स, ये मेटल्स के बारे में भी ये कहानी सत्य है कि जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव को रिमूव कर देते हैं। तो हमने ये देखा था प्रीवियस सेक्शन में, और जितने भी मेटल्स हैं और इक्वली रिएक्टिव। एंड हमने चेक किया था रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन के साथ, वाटर एंड एसिड के साथ, बट ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद these reagents, so we are not able to put all the metal sample we had collected in decreasing। हमने एक्टिविटी में बताया था कि सैंपल्स लेने पे पता चल जाता है कि किसकी रिएक्टिविटी कितनी ज्यादा है, कितनी कम है। ठीक है, एंड
यहाँ पर देख सकते हैं इट इज सिंपल एंड इजी। इफ मेटल्स ए डिस्प्लेसेस मेटल्स बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशंस, इट इज मोर रिएक्टिव देन बी। ठीक है, अगर मेटल्स ए रिएक्ट कर डिस्प्लेस कर रहा है बी को, तो इसका मतलब कि ए क्या है, वो रिएक्टिव है बी से। तो यहाँ पे मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी एंड सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बन गया प्लस मेटल बी। तो विच मेटल, यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव। इसका आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करना होगा, जो कि नेक्स्ट में मैं बताऊंगा, एक ट्रिक के साथ ही बताऊंगा। शॉर्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था एक्टिविटी सीरीज के बारे में। आप वहां पर जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आप तुरंत लाइक सब्सक्राइब करें और जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि और लोगों से भी आप कनेक्ट हो सके। और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।